गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आवाज़ आ रही बेटा आप सबको मेरी? हम्म तो इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने स्टार्ट किया था लास्ट टर्न पे, और करंट के बारे में और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमने पढ़ा था, जाना था क्या होता है। हमें वैसे चैप्टर में जानना क्या क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, फिर इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, फिर कमर्शियल यूनिट क्या होती है। जब हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है तो उस पर हम बिल पेमेंट कैसे लेते हैं, वो लोग कैसे काउंट करते हैं कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपने कंज्यूम की, उस पर कितना बिल लेना है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें भी हमें और देखनी है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए इलेक्ट्रिसिटी कितनी इंपॉर्टेंट है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, इसके बगैर तो हमारी लाइफ ही रुक जाएगी। आगे चलते हैं। देखिए ये सारे अप्लाइंसेस के बारे में हम लोग सब जानते हैं कि ये सब इलेक्ट्रिसिटी से ही चलने वाले अप्लाइंसेस हैं। ठीक है, आपका एसी है, इलेक्ट्रिक आयरन हो गई, आपका टीवी हो गया। ठीक है, ये सारे अप्लाइंसेस किससे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से के बगैर नहीं चलेंगे ये। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है हमने कल बताया था, मतलब लास्ट टर्न पे आपको बताया था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कितने रेट से फ्लो कर रहे हैं, कितना तेज़ी से आगे जा रहे हैं, उसको किसके रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं हम लोग। फ्लो को किसके रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं, कैसे पता करेंगे हम, टाइम के रेस्पेक्ट में, है ना। कितने टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गए। कल फ्री इलेक्ट्रॉन की बात की थी, याद है सबको, लास्ट टर्न पे रिकॉर्डिंग भी देखी होगी आई होप। फ्री इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहे हैं तो कितने जब जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इसी को हम चार्ज बोलते हैं, सब हम जानते हैं। तो चार्ज जब ये मूव करता है, ठीक है, कितने टाइम में कितना चार्ज मूव कर गया, उसी से करंट, उसी को करंट बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हम करंट को मेजर करते हैं। तो आई करंट का सिंबल है। आई को मेजर करना है तो आपको देखना पड़ेगा कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर गया। चार्ज को हम क्यू से लिखते हैं। अच्छा, चार्ज को मेजर कैसे करते हैं, कौन सी यूनिट है जिससे चार्ज को मेजर करते हैं, पता है? चार्ज को हम लोग कूलम में मेजर करते हैं, है ना, कूलम में मेजर करते हैं। तो क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर गया अगर एक पर्टिकुलर टाइम टी में, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि 2 कूलम चार्ज फ्लो कर गया 3 सेकेंड में, तो ये हो गई आपकी करंट, ये इतनी करंट आपके सर्किट में बनी है। तो ऐसे ही Q अपॉन टी ये करंट को मेजर करने का फॉर्मूला है। ठीक है, तरीका है हम कैसे मेजर करते हैं करंट को। Q को लिखते हैं कूलम में और टाइम को सेकंड में। करंट की यूनिट तो होनी चाहिए कूलम पर सेकंड, लेकिन एम्पियर होती है। एम्पियर क्यों होती है, साइंटिस्ट के नाम पे है, उन्होंने हेनरी मैरी एम्पियर, उन्होंने काफ़ी काम किया था करंट के ऊपर, तो उनको ऑनर करने के लिए एम्पियर को हम एसआई यूनिट मानते हैं। कूलम पर सेकंड करंट की एसआई यूनिट नहीं है, क्या है, एम्पियर है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस फ्लो करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में तो करंट बनता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट का मतलब ये है कि टाइम से हम मेजर करते हैं, जब किसी चीज़ को टाइम के रेस्पेक्ट में ही मेजर करते हैं ना, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर गया, उसको रेट बोलते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब होता है तब इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ऐसा कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने के लिए सबसे बड़ी प्री कंडीशन क्या है, ये भी बताया था आपको, है ना, क्या है वो, पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन तब तक मूव नहीं करेंगे जब तक डिफरेंस नहीं होगा पोटेंशियल का, यानी एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज एक साइड पे नेगेटिव चार्ज। ये काम कौन करता है, ये भी बताया था आपको लास्ट टर्न पे, याद है, ये काम कौन करता है, ये काम, हाँ बैटरी, ये काम कौन करता है, बैटरी करती है ना। बैटरी के अंदर ये एक साइड पे पॉजिटिव, एक साइड पे क्या रहता है, नेगेटिव। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है बैटरी, तभी तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। और उसके बाद जब ये पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही जीरो हो जाता है वैसे ही बैटरी डेड हो गई। अब आप दूसरी बैटरी लगाइए, या तो इसको क्या करिए, रिचार्ज करिए, है ना, या तो बैटरी को रिचार्ज करिए ताकि फिर से बैटरी के अंदर एक साइड पे पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो, एक पे कम हो। तो हाई और लो पोटेंशियल्स होने बहुत ज़रूरी हैं, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है मूव नहीं करेंगे। हालांकि इलेक्ट्रॉन के पास पहले से एनर्जी होती है, बताया था लास्ट टर्न पे, है ना, लेकिन वो क्या कर देते हैं, उस एनर्जी को बर्बाद कर देते हैं, आपस में इधर उधर रैंडम मोशन करके सब एक दूसरे पे ही खर्च कर देते हैं सारी एनर्जी। तो उनको एक डायरेक्शन में मूव कराने के लिए हमें क्या चाहिए, अरे क्या चाहिए, एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहें, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, है ना, एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज एक साइड पे नेगेटिव चार्ज। याद करिए कल आपको, यानी पिछले टर्न पे आपको कराया था ये। ठीक है, अब देखिए जब एक चार्ज पे पॉजिटिव चार्ज एक साइड पे नेगेटिव चार्ज होता है, देखिए बैटरी में यही होता है। बैटरी में क्या हुआ, इधर बहुत सारा नेगेटिव है, इधर बहुत सारा पॉजिटिव है। अब ये वायर आपने इस बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे आपने बल्ब लगा दिया और ये वायर ऐसे आ गया। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते हुए इधर जा रहे हैं। ठीक है, ये आके बल्ब के अंदर से भी निकलेंगे और बल्ब क्या करेगा, इनकी सारी एनर्जी को ले लेगा,
और खुद ग्लो होने लगेगा, ठीक है, बल्ब ऐसे ऐसे ग्लो होने लगेगा। फिर इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकलेगा तो उसके पास एनर्जी नहीं होगी, ये लो एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है, बहुत कम एनर्जी है। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जा रहा था ये कैसा था बेटा, हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन था, है ना, ये एनर्जी ज़्यादा एनर्जी लेकर जा रहा है, वो एनर्जी बल्ब ने यूज़ कर ली। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है और अब आएगा यहाँ पे, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज से बोलेगा कि हमको एनर्जी दो, ठीक है, हमको एनर्जी दो, गिव एनर्जी, एनर्जी दो, तब फिर हम यहाँ पे जाएं और यहाँ से फिर हम ऐसे मूव करना शुरू करें। तो ये एनर्जी देने का काम कौन करता है, ये यहाँ पे ये बैटरी उसको एनर्जी देती है इलेक्ट्रॉन को। तो बैटरी एनर्जी कैसे देती है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एनर्जी कैसे देते हैं, हम पैसे कैसे देते हैं किसी को भी, ऐसे हमने जेब से निकाल के दे दिए, ट्रांसफ़र कर दिया, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिए, फ़ोन पे से ट्रांसफ़र कर दिए, गूगल पे से ट्रांसफ़र कर दिए, क्या एनर्जी भी ऐसे ही ट्रांसफ़र की जाती है। अगर किसी को एनर्जी देनी है तो क्या करेंगे, एनर्जी अगर किसी को देनी होती है तो उस पर क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो बैटरी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन पे वर्क करेगी। वर्क का मतलब ये है कि उसको यहाँ से यहाँ जाने में हेल्प करेगी, क्योंकि उसके पास एनर्जी है ही नहीं, वो अपने आप इधर से इधर नहीं जा सकता, तो उसको यहाँ पे भेजने में, उसको यहाँ पे भेजना है इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे, तो वो बैटरी उसके ऊपर वर्क करेगी, केमिकल रिएक्शंस होंगी, तब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। तो बैटरी किस पे वर्क कर रही है, चार्ज पे वर्क कर रही है। कितना वर्क कर रही है, सपोज करो W अमाउंट ऑफ वर्क कर रही है चार्ज पे, किस पे, कोई भी चार्ज Q ले लीजिए। तो बैटरी जितना वर्क करती है किसी भी चार्ज पार्टिकल पे, किसी भी इलेक्ट्रॉन पे, वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है V। तो फॉर्मूला जो पोटेंशियल डिफरेंस का आता है ना, V इज इक्वल टू W/Q, वो ऐसे आया कि बैटरी ने W अमाउंट ऑफ वर्क किया है किसी पर्टिकुलर चार्ज पे, तब उस पर पोटेंशियल डिफरेंस V आ गया। मतलब मान लो किसी बैटरी ने, इस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का वो 9 वोल्ट है, सपोज करो 9 वोल्ट की बैटरी हम मार्केट से ले आए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बैटरी हर एक चार्ज पर कितना काम कर रही होगी, 9 जूल का काम कर रही होगी, क्योंकि वर्क डन तो जूल में होता है ना। तो जो हर एक चार्ज यहाँ से आता है ना, यहाँ से बैटरी से मांग रहा है हमें एनर्जी दो, तो बैटरी उसको यहाँ से यहाँ ले जाने में कितनी एनर्जी दे रही है, 9 जूल, यानी 9 जूल का काम कर रही है, वही उसको एनर्जी की फॉर्म में मिल जा रहा है। तो वो फिर इलेक्ट्रॉन जब इधर से निकलेगा ना, तो वही 9 जूल एनर्जी लेकर निकलेगा और बल्ब को दे देगा यहाँ जाते जाते, फिर वापस फिर आएगा यहाँ से, बेचारा फिर थका आ रहा है, इसके पास आएगा, फिर मांगेगा कि हमको एनर्जी दो, फिर वो एनर्जी देगा, फिर उसको इधर लेकर जाएगा, ऐसे ये पूरा साइकिल चलता रहता है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का, वो वर्क डन, उतना ही वर्क बैटरी उस पर कर रही होती है इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, जब उसको एनर्जी दे रही होती है। इतना क्लियर होगा। तो यही लिखा हुआ है, द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये वन पॉइंट था, मान लेते हैं प्लस वाले पॉइंट से नेगेटिव पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क किया है बैटरी ने, वही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाते हैं। यही तो हो गया ना, W/Q, W अमाउंट ऑफ वर्क कर रहा है एक चार्ज पार्टिकल पे, तो वही बन गया उसका पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये फॉर्मूला ऐसे आता है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं और V होता है W/Q। क्लियर है, किसी को डाउट है तो पूछ लें। पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स पे V है, वर्क डन मान लेते हैं W है, वही W वर्क डन जो अब तक हम देखते आ रहे हैं, चार्ज Q है, ठीक है, यही इस फॉर्मूले में जो जो टर्म यूज हुए हैं उनको यहाँ पे डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो क्या देखा हमने, पोटेंशियल डिफरेंस को किस में मेजर किया जाता है, वोल्ट में मेजर किया जाता है। दूसरी चीज़, वर्क डन वोल्ट में क्यों मेजर किया जाता है, अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे, कोई बताएगा वोल्ट में क्यों मेजर करते हैं, हमने लास्ट टाइम पे बताया था आपको, देखें किसको याद है ये चीज़, वर्क डन को, जो पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में क्यों मेजर करते हैं। किसी को याद नहीं है, हमने बताया था आपको एक साइंटिस्ट थे एलेसेंड्रा वोल्टा, है ना, एलेसेंड्रा वोल्टा एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था, दुनिया की पहली बैटरी बनाई थी, ठीक है, उन्होंने सबसे पहली बैटरी बनाई थी। और बैटरी में क्या होता है, अभी बताया था, बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो सबसे पहली बैटरी बनाई थी। तो इसलिए उनको ऑनर करने के लिए हमने पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट रख दी, क्योंकि सबसे पहला पोटेंशियल डिफरेंस पे काम किसने किया था, वोल्टा ने किया था, तो इसलिए उनको ऑनर करने के लिए हमने वोल्ट यूनिट रखी है। वर्क डन आपको पता है जूल में मेजर किया जाता है। उसके बाद चार्ज किस में मेजर करते हैं, कूलम में मेजर करते हैं, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो एसआई यूनिट जो है पोटेंशियल डिफरेंस की, वो वोल्ट है, क्यों है बताया अभी हमने आपको। फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W/Q। अगर 1 वोल्ट की डेफिनेशन पूछेगा तो 1 जूल वर्क, अगर एक चार्ज पे 1 जूल काम किया जा रहा है तो वो होता है 1 वोल्ट, यानी सबकी जगह 1 लग दीजिए आप, तो 1 वोल्ट आ जाएगा 1 जूल पर 1 कूलम, यानी 1 कूलम के चार्ज पे अगर 1 जूल का काम किया गया है तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया होगा, आपसे क्वेश्चन करेगा, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1 वोल्ट का, ठीक है। तो 1 वोल्ट होता है जूल पर कूलम, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो खाली 1 वोल्ट को आप जूल पर कूलम भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं।
अब देखिए यहाँ पे, तो ये हमने देखा आपका कि W का फॉर्मूला यहाँ से ही बनाया जा सकता है, Q इंटू वी हो गया। तो उसी पीछे वाले फॉर्मूले को अब देखिए, करंट का एक फॉर्मूला भी हमने आपको पीछे बताया था ना, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो यहाँ से Q इज इक्वल टू आई इंटू टी भी लिख सकते हैं आप। तो ये जो फॉर्मूला है W इज इक्वल टू क्यू वी, इसमें इसको सबमिट भी कर सकते हैं। ऐसे Q की वैल्यू आपने यहाँ पे रख दी तो क्या बन जाएगा, W इज इक्वल टू बन जाएगा आई टी वी। तो वही फॉर्मूला है, रीअरेंज करके टर्म्स को आप बहुत से फॉर्मूले बना सकते हैं, जैसा हमें न्यूमेरिकल में पूछा होगा वैसे बना सकते हैं हम। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बनाया हुआ है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जगह पे आप देखो क्या लिखा है इन्होंने, V अपॉन टी। V अपॉन टी कहाँ से आया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एनर्जी क्या होती है, वही जो काम आप करते हैं, W इज इक्वल टू क्यू वी था ना, तो W इज इक्वल टू क्यू वी है, तो V अपॉन टी कहाँ से ले आएंगे, ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से क्रिएट हो रहा है पर यूनिट टाइम में। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी भी बोलते हैं, तो वही एनर्जी है। ठीक है, हर एक घर में आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी को मेजर कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज हो रही है आपके घर में। आपके घर में एक मीटर लगा होता है जिसको हम इलेक्ट्रिक मीटर कहते हैं। ठीक है, वो हमें बताता है कि हम कितनी, हमारे घर में जितने अप्लाइंसेस हैं वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं। भाई इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है ना, तो उसको कितना कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम में, एक महीने में कितना बिल आया, तो वो उसी बेसिस पे बिल भी आता है आपके घर में। ठीक है, तो क्या लगे होते हैं हमारे यहाँ, सबके यहाँ मीटर लगे होते हैं, मीटर ये काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हर घर के अंदर एक सर्किट होता है। सर्किट में क्या चीज़ें आती हैं, हमने बताया था आपको, सर्किट में क्या आता है, वायर आता है आपका। वायर में क्या लगा होता है, वायर में आपके घर में जो भी अप्लाइंसेस जल रहे हैं वो सब लगे होते हैं, और वो सब एक लाइट से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, लाइन से कनेक्टेड होते हैं, यानी घर में जो लाइन्स आती हैं, 2 वायर आपके घर में आए होते हैं। देखो करंट भी 2 तरह की होती है, एक AC करंट होती है और एक DC करंट होती है। ठीक है, चलो हम दिखाते हैं ये करंट अलग अलग कैसे होती है। देखिए आप ध्यान से देखिए, जैसे हम एक वायर ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, एक वायर हमने ले लिया और इस तरह से यहाँ पे, और इसमें हमने एक बल्ब लगा दिया, सपोज करते हैं कि यहाँ पे एक बल्ब लगाया, और भी बहुत सारी चीज़ें लगाई जा सकती हैं। ठीक है, देखें यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है, फ़िलहाल तो यहाँ पे बल्ब ही अवेलेबल है, चलो फ्यूज़ भी लगा लेते हैं। ठीक है, और क्या अब ये सफिशेंट है, ये बल्ब जल जाएगा क्या, वायर को और लेके यहाँ से हम कनेक्ट कर देते हैं, बताओ, बल्ब जलना चाहिए, क्यों नहीं जलेगा, क्या क्या मिसिंग है, क्या मिसिंग है, पोटेंशियल डिफरेंस, शाबाश, पोटेंशियल डिफरेंस मिसिंग है, सही कह रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस मिसिंग है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, बैटरी लगानी पड़ेगी, है ना। हाँ, बैटरी लगानी पड़ेगी। ये दोनों बैटरीज में क्या डिफरेंस है, ये बन के आ रहा है इसमें। अच्छा, वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हैं यहाँ से। ठीक है, देखिए अब जलेगा क्या, अरे ये क्या हो गया, ये तो फ्यूज़ हो गया, फ्यूज़ उड़ गया लग रहा है ना। देखो ध्यान से, ये क्यों नहीं, अब तो हमने बैटरी भी लगाई, अब क्यों नहीं जल रहा है, क्या बता रहा है, क्यों, कहाँ पे ब्रोक हो गया सर्किट, कहाँ पे, हाँ फ्यूज़, देखो फ्यूज़ दिख रहा है तुम लोग को, ये फ्यूज़ में सर्किट जो है वो ब्रेक हो गया है, क्या देख पा रहे हो, ये वाला हिस्सा देखो, नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा। हाँ, तो इसका मतलब इसमें बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कर गई है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस फ्यूज़ को निकाल देते हैं यहाँ से, उसके बाद लगा कर देखते हैं क्या होगा। अरे ये क्या हो गया, तो बैटरी जलने लगी, है ना। मतलब क्या है, कोई बताएगा क्या मतलब है इसका, चलो अच्छा अभी बताते हैं, इसको बात के लिए रखते हैं कि क्या हुआ था। फ़िलहाल हम लोग एक और बैटरी से काम चलाते हैं। ठीक है, और जो फ्यूज़ जहाँ लगा था उसको वहीं पे लगा देते हैं। ठीक है, अब तो करंट, अच्छा ये फ्यूज़ उड़ चुका है इसका, चलिए, अरे ये भी जल गया, ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, कोई बताएगा ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो ये भी जल गई बैटरी। ऐसा क्यों हो रहा है, सब कुछ तो सही लगाया है हम लोगों ने। क्या हुआ था पता है, नहीं पता,
ये वाला जो बल्ब है इसके सिंगल कनेक्टेड हो गए थे, दोनों एंड एक पास आ गए थे, न्यूट्रल और जो फेस दो वायर होते हैं, भी बताएंगे क्या होते हैं। अभी देखो यहाँ पे जो हम समझाना चाह रहे हैं पहले उसको समझिए। इसमें इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है ना, एक साइड पे फ्लो कर रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर हो रहा है इसमें, ये इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है ना, देखो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है इसमें, देखिए ध्यान से, ये ऐसे फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, एक डायरेक्शन में इधर फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉन। जिस सर्किट में भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो यूनी डायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है, ऐसी करंट को डीसी करंट कहा जाता है। ठीक है, मोस्टली बैटरीज में ही ऐसी करंट बनती है, जो भी बैटरी होती है उसके अंदर से जो भी करंट निकलती है वो डीसी करंट होती है, मतलब डायरेक्ट करंट है, उसमें नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। ठीक है, एसी करंट में क्या होता है, एसी करंट दिखाते हैं आपको। देखिए ये हमने वायर ले लिया, और बल्ब ले लेते हैं एक। ठीक है, यहाँ पे हम इस बार एसी सोर्स ले लेते हैं। देखिए एसी का ये सिंबल होता है ऐसे, इस बार हमने बैटरी नहीं ली है, दूसरा सोर्स ले लिया है। ठीक है, ये देखिए, अब देखिए क्या इसमें इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं, टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं, क्या लग रहा है? देखो ध्यान से, टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं, जबकि बगल वाले में अभी हमने देखा, देखो इसमें एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, है ना, इसमें टू एंड फ्रो नहीं हो रहा है, दिख रहा है, क्लियर है ये देखिए इसमें एक डायरेक्शन में सब चलते चले जा रहे हैं, यहाँ पे हो रहा है टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे मूव कर रहे हैं बस वहीं पे अपनी जगह पे। तो ऐसी जो करंट होती है उसमें क्या होता है, उसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी करंट। ठीक है, एसी करंट बोलते हैं। अभी के एसी करंट, अभी के लिए इतना समझिए, एसी करंट में जिसमें इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे ऐसे ऐसे आगे पीछे, आधी साइकिल पीछे जाते हैं, आधा आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं, आगे जाते हैं, बस वो अपनी जगह पे टू एंड फ्रो मोशन करते रहते हैं, तो वैसी करंट को हम एसी करंट बोलते हैं। ठीक है, तो एसी करंट में मेनली होता क्या क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे थे डीसी करंट में थे, डीसी करंट में क्या होता है कि पोल्स हमेशा जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव बना रहेगा बैटरी में, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव बना रहेगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, पोल स्विच होते रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन आगे जाते हैं जब, तो एक पोल बनेगा यानी पॉजिटिव हो गया मान लीजिए, और वही एंड, सपोज करो यहाँ पे कोई बैटरी है, तो बैटरी का ये एंड मान लो यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव है, बैटरी नहीं है मतलब जो इनका जो एसी करंट का जो पॉजिटिव और नेगेटिव रहता है वो स्विच होता रहता है बार बार, थोड़ी ही देर के बाद, मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड या नैनो सेकेंड, उसमें क्या होगा, ये बन जाएगा नेगेटिव, ये बन जाएगा पॉजिटिव, फिर ये बन जाएगा पॉजिटिव, फिर ये बन जाएगा नेगेटिव। तो वहाँ पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के बैक एंड फोर्थ मोशन की वजह से ऑल्टरनेटिवली स्विच होता रहता है, इसीलिए इस करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ ऑल्टरनेटिंग करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट क्यों बोलते हैं, तो आप बताएंगे कि उनके जो पोल्स हैं पॉजिटिव नेगेटिव वो आपस में स्विच होते रहते हैं ऑल्टरनेटिवली, कभी पॉजिटिव नेगेटिव बन जाता है, फिर नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है, तो ये स्विच होते रहते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं। ठीक है, कि पॉजिटिव पॉजिटिव ही बना रहेगा थ्रू आउट द, जब तक वो करंट वहाँ पे फ्लो होती रहेगी, जैसे कि डीसी में होता है, डीसी में स्विचिंग नहीं होती है। तो करंट यहाँ पे दो तरह की, तो हमारे घर में जो करंट आती है, घर के अंदर जो पावर हाउस से जो करंट आ रही है वो एसी करंट है। हम लोग जो करंट यूज़ कर रहे हैं वो कैसी है, एसी करंट है। जबकि इन्वर्टर में जो करंट यूज़ होती है वो कैसी होती है, मतलब इन्वर्टर की जो बैटरी यूज़ करती है, बैटरी जो करंट निकालती है वो कैसी होती है, वो डीसी होती है, क्योंकि बैटरीज में सब डीसी करंट यूज़ होती है। वो इन्वर्टर फिर उसको कन्वर्ट करके एसी बना देता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन बैटरी जो चार्ज हो रही है और वो इन्वर्टर को जो लाइन दे रही है वो डीसी जाती है, फिर इन्वर्टर के अंदर कन्वर्टर लगा होता है, वो कन्वर्ट कर देता है उसको। तो इस तरह से एसी और डीसी में ये डिफरेंस होता है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने आपको फ्यूज़ के बारे में बताया, तो चलिए वो भी समझ लेते हैं फ्यूज़ का काम क्या होता है। अच्छा, फ्यूज़ क्यों लगाया जाता है पता है, फ्यूज़ क्यों लगाया जाता है, एसी में ही समझाते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये जो एसी सोर्स है वो कितने वोल्ट की करंट भेजेगा, वोल्टेज कितना है उसका, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो देख के बताओ कितना है। अरे ये तो दिख रहा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिखा है यहाँ पे, जल्दी बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट्स में लिखते हैं, कितना वोल्ट लिखा है यहाँ पे, ये दिख नहीं रहा है, ये वाला जूम करना पड़ेगा, जूम तो नहीं होगा, और ये दिख रहा है यहाँ पे कितने वोल्ट लिखे हुए हैं, नहीं दिख रहा है। हाँ 9, ये देखिए 9 वोल्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब ये बैटरी 9 वोल्ट की है। और इसमें जो फ्रीक्वेंसी है, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो आगे पीछे हो रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0.5 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी है।
ठीक है। अच्छा, इसमें आप पता करना चाहते हैं करंट कितनी है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं? अगर मान लीजिए इस सर्किट में हम पता करना चाहते हैं कितनी करंट है, तो हम एक इंस्ट्रूमेंट आता है एमीटर, क्या बोलते हैं उसको? एमीटर, ठीक है। एमीटर क्या करेगा? ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, आप इसको जहाँ पे ले जाकर रखेंगे वो बता देगा कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो बताइए कितनी करंट है इसमें? नहीं बता पा रहे हैं ना, बोलो। अच्छा, यहाँ पे चलते हैं, डीसी सर्किट में चलते हैं। डीसी सर्किट में देखिए, डीसी सर्किट में आप क्या करंट बता पाएंगे? कितनी है? कितनी है बेटा? 0.9, 0.9 एम्पियर है ना, 0.9 एम्पियर। अच्छा, यहीं पे एसी सर्किट में जब हम जा रहे हैं तो करंट की कोई फिक्स वैल्यू हमें नहीं मिल रही है, कहीं पर भी रखिए आप, यहाँ पे रखिए, देखिए इसका क्या मतलब है? अभी हमने बताया था ना कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक जगह रुकता ही नहीं है, कोई एक डायरेक्शन मूव ही नहीं कर रहा है, ऐसे 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 है, तो बार फ्लक्चुएशन हो रहा है ना। देखो कितना फ्लक्चुएट कर रही है करंट, कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा, कितना फ्लक्चुएशन है। एसी करंट में, एसी करंट ऐसी ही होती है, ऐसे ही फ्लक्चुएशन होता है उसमें, कभी ज़्यादा है कभी कम। आप एग्जैक्ट अमाउंट एक जगह पे बता ही नहीं पाएंगे। देखिए कितना ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है। वोल्टेज बता पाएंगे क्या? चलो वोल्ट मीटर की वोल्टेज पता करते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या। देखिए वोल्टेज, देखिए ये भी फ्लक्चुएट कर रहा है, बोलो, ठीक है। और अब अगर हम ये पता करना चाहते हैं कि इनको वोल्टेज दिया कितना जा रहा है, कितना वोल्टेज है, तो यहाँ से पता चल जाता है कि 9 वोल्ट के अराउंड वोल्टेज दिया जा रहा है। आप यहाँ से वोल्टेज बढ़ा सकते हैं। अच्छा, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़नी चाहिए क्या, बोलो? हाँ बढ़नी चाहिए। तो देखो करंट की अब क्वांटिटी बढ़ रही है, पहले वो 0 के अंदर अंदर रह रहा था, अब देखो 1 तक पहुँच रहा है ना। पहले कम था ना, जो फ्लक्चुएशन था वो पॉइंट्स के अंदर ही हो रहा था, लेकिन अब 1 तक भी जा रहा है। आप वोल्टेज और बढ़ाएंगे, सॉरी, आप वोल्टेज को और बढ़ाएंगे अगर, तो ये करंट और बढ़ेगी। ये देखिए करंट और बढ़ती जा रही है, देखिए ये देखिए, ये बल्ब में ग्लोनेस बढ़ रही है, देखो बल्ब अब ज़्यादा ग्लो कर रहा है ना पहले से। तो वोल्टेज आप बढ़ाते जा रहे हैं, करंट बढ़ती जा रही है, ये देखिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ ग्लो कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं वैसे वैसे करंट भी बढ़ती है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली रिलेटेड होती है वोल्टेज से करंट। अब देखते हैं फ्यूज़ का क्या काम होता है, फ्यूज़ को देखते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, ये इसको वापस से लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्यूज़ हम इसलिए लगाते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा करंट आ गई अप्लायंस में, मान लीजिए बहुत ज़्यादा तेज़ करंट आ गई और अप्लायंस बहुत उतना करंट को झेल नहीं पा रहा है, सपोज करिए कि उसकी एक सर्टेन मतलब लिमिटेशंस हैं। जैसे हम यहाँ पे भी अगर हम वोल्टेज बढ़ाएं, देखते हैं ये कब फ्यूज़ होता है, क्या ये होगा भी फ्यूज़ या नहीं होगा? बल्ब तो फ्यूज़ नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये काफ़ी पावरफुल बल्ब लगाया गया है, ठीक है। हाँ हाँ, तो ये तो फ्यूज़ नहीं हो रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे ध्यान से कि घर में हमारे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। घर में क्या होगा कि जो बल्ब होता है वो अगर उसको उतनी करंट जितना उसको चाहिए उससे ज़्यादा मिली तो वो फ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है, वो मेल्ट होने लगेगा वायर। देखिए ध्यान से, मान लेते हैं ये जो आपका बल्ब है वो, उसको करंट चाहिए थी 1 एम्पियर की, ठीक है, 1 एम्पियर की करंट चाहिए थी। अब 1 एम्पियर से अगर ज़्यादा करंट आएगी तो ये जो बल्ब है वो तो आपका फ्यूज़ हो जाएगा, उड़ जाएगा, या सर्किट ब्रेक हो जाएगा उसके अंदर। तो आप अगर चाहते हैं कि जो आपके यहाँ वायर मतलब लाइट आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो आपके कंट्रोल में तो है नहीं, वो तो वहाँ से आ रही है, बाहर से पावर हाउस से भेजा जा रहा है उसको। तो अब वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप ये इंश्योर करना चाहेंगे ना कि आपके घर में जो अप्लायंसेस लगे हैं उनको उतनी ही करंट मिले जितना वो मतलब झेल पाएंगे, जितना वो उनके लिए सफिशिएंट है, वो बर्दाश्त कर पाएंगे। अगर उससे ज़्यादा मिल गई तब तो वो अप्लायंसेस ख़राब हो जाएंगे। तो इसको इंश्योर करने के लिए आप क्या चाहेंगे? आप चाहेंगे कि एक चौकीदार बैठा हो आपके घर के बाहर, जो ये मेजर करता रहे, एक मशीन लगी हो आपके घर के बाहर, जो क्या करे, जो ये मेजर करे कि करंट अगर उससे ज़्यादा होगी तो वो आपको अलार्म दे देगी, ठीक है, या कुछ ऐसा कर देगी ताकि आपको पता चल जाए कि करंट ज़्यादा हो गई है, ताकि आप अप्लायंसेस बच जाएं आपके मतलब फ्यूज़ होने से। तो आप ये करने के लिए आप अपना बिल्कुल घर के बाहर ही, जहाँ से लाइन आपके घर में आ रही, जैसे मान लेते हैं ये मीटर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, तो बिल्कुल बाहर ही आप चाहते हैं कि यहीं पे बिल्कुल घर के अंदर जाने से पहले पहले यहाँ पे आप एक फ्यूज़ लगाते हैं, ठीक है, एक फ्यूज़ इस तरह का लगा होता है। अब मान लीजिए आपके घर में जो करंट है, मैक्सिमम करंट आपके घर में जो अप्लायंस मतलब जिसको अप्लायंस ख़राब नहीं होंगे, जिस करंट को झेलने के बाद अप्लायंसेस ख़राब नहीं होंगे, वो करंट मान लीजिए 5 एम्पियर की है। तो आप चाहते हैं कि 5 एम्पियर से ज़्यादा की करंट हमारे घर में ना आए, वरना घर में बहुत सारे अप्लायंसेस ख़राब हो सकते हैं। तो आप जो फ्यूज़ लगाएंगे उस फ्यूज़ को कितना लगाएंगे? क्या फ्यूज़ 5 एम्पियर का होना चाहिए, या उससे बड़ा होना चाहिए, या उससे छोटा होना चाहिए? बताओ सोच के, कैसा होना चाहिए फ्यूज़? फ्यूज़ का काम है उड़ जाना, ठीक है,
फ्यूज़ का काम क्या है कि वो उड़ जाएगा, लेकिन वो कब उड़ जाए, आप क्या चाहते हैं, फ्यूज़ कब उड़े? हाँ, आप ये चाहेंगे कि जब 5 एम्पियर जैसे क्रॉस हो वैसे ही फ्यूज़ क्या करे, उड़ जाए, है ना, या 5 एम्पियर पे जैसे ही करंट आए उस वैसे ही फ्यूज़ उड़ जाए। तो फ्यूज़ कैसा होना चाहिए, या तो फ्यूज़ 5 एम्पियर का हो, या 5.1 का हो, ऐसे होना चाहिए, या 4.9 हो, कैसा होना चाहिए बताइए, ये ऑप्शन है आपके पास। 5.1। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि 5 एम्पियर तक तो आप झेल पाएंगे करंट, आपके अप्लाइंसेस, ठीक है, उस करंट को बर्दाश्त कर पाएंगे, 5 एम्पियर से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप चाहेंगे कि 5 एम्पियर होते ही फ्यूज़ उड़ जाए। क्यों रिस्क लेंगे आप 5 से ऊपर जाने का, है ना भाई, 5 से ऊपर जाने का रिस्क क्यों लेंगे? 5.1 का आप लगा रहे हैं, सपोज करो 5.01 पे ही अगर आपका अप्लाइंसेस खराब हो गए, तब क्या करेंगे आप? तो आप क्या चाहेंगे कि उस लिमिट तक पहुंचे ही ना कभी, तो आप चाहेंगे कि 5 एम्पियर या उससे थोड़ा नीचे का ही फ्यूज़ होना चाहिए, कि उतनी उससे ज़्यादा करंट जैसे भी आएगी, उससे ज़्यादा या उतना भी करंट अगर आ गया आपके घर में तो तुरंत फ्यूज़ उड़ जाएगा। अच्छा, फ्यूज़ उड़ जाएगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा, आप कैसे बचेंगे उससे? फ्यूज़ उड़ने से आपका क्या फ़ायदा है? हाँ, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, बिल्कुल सही कहा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। जैसे कि अभी पीछे हमने किया था तो ब्रेक हो गया था, यहाँ पे हमने फ्यूज़ लगाया था, याद है, तो वो फ्यूज़ उड़ गया था तो सर्किट ब्रेक हो गया था। चलो हम यहाँ लगा के देख लेते हैं फ्यूज़। देखिए यहाँ पे फ्यूज़ दे रखा है, हाँ दे रखा है, ये हमने फ्यूज़ लगाया, ठीक है, ये देखिए अब ये फ्यूज़ कितने एम्पियर का है, देखिए 4 एम्पियर का है। फ्यूज़ कितने एम्पियर का है बेटा? 4 एम्पियर लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे देखिए ये फ्यूज़ है 4 एम्पियर का। अगर हम इसको 4 एम्पियर से ज़्यादा करंट देंगे तो फ्यूज़ उड़ जाएगा। तो चलो करके भी देख लेते हैं। ये देखिए अब हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, देखते हैं करंट बढ़ेगी क्या। करंट बढ़ रही है, हाँ बढ़ रही है, काफ़ी बढ़ रही है। देखिए 3 एम्पियर की तक पहुँच रही है करंट। अब जैसे ही करंट 3 से ऊपर पहुँचेगी, ये देखो फ्यूज़ उड़ गया, दिख रहा है, 3 एम्पियर से जैसे ही करंट ऊपर गई है फ्यूज़ उड़ गया आपका। अब आपका सर्किट ब्रेक हो गया है, अब आप कितना ही वोल्टेज बढ़ाइए कुछ नहीं होने वाला है, अब इलेक्ट्रॉन मूव करना रुक गए। तो बोलो, दिख रहा है ना सबको? तो जितना एम्पियर का फ्यूज़ होगा, अगर उससे ज़्यादा वोल्टेज का करंट आ गया, क्योंकि वोल्टेज ही ज़्यादा होता है, क्योंकि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगी ना, करंट आप ऐसे नहीं बढ़ा सकते हैं, वोल्टेज बढ़ाना पड़ता है आपको। तो वोल्टेज अगर बढ़ गया तो करंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो आपके घर के अप्लाइंसेस खराब ना हो, इसके लिए आप एक जो है वो फ्यूज़ को लगाते हैं। फ्यूज़ एक तरह का चौकीदार है, समझ लीजिए, आपको अलर्ट कर देता है, ठीक है, आपको अलार्म दे देता है कि देखो वो। और अलार्म कैसे देता है वो? अलार्म कैसे देता है, क्या करता है वो? उड़ जाता है वो, है ना, खुद को उड़ा के आपको अलार्म देता है कि देखो हम उड़ गए हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब खतरा है, ज़्यादा करंट आने वाली है, ठीक है। तो अभी दोबारा से भी फ्यूज़ को ठीक किया जा सकता है। आपको पता है आजकल तो फ्यूज़ की जगह पे हम कुछ और यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं बताओ? जो बिल्कुल फ्यूज़ का काम करते हैं वही यूज़ करते हैं हम लोग। क्या करते हैं बताओ? MCB, शाबाश, MCB, जिसको हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। फ्यूज़ में क्या होता था, मैनुअली हमको उसको निकाल के ठीक करना पड़ता था। अब क्या होते हैं, एक ऐसे ही ऊपर नीचे आप MCB यूज़ करते हैं, वो हाथ से ही आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो MCB क्या करेगी, जैसे ही फ्यूज़ उड़ेगा तो MCB गिर जाएगी, या ज़्यादा करंट आएगी, ऐसे कह सकते हैं। जब डिज़ायर्ड अमाउंट से ज़्यादा करंट आएगी तो MCB का जो स्विच होगा वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये होगा लाइट घर की चली गई, इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा करंट आने वाली है, तो फ़ौरन जाके उठा नहीं देना होता है, थोड़ा सा रुकना होता है कि अभी करंट थोड़ा नॉर्मल हो जाए, वोल्टेज थोड़ा नॉर्मल हो जाए तब उठाएंगे। कुछ लोग क्या होता है कि वो जैसे आप मूवी देख रहे हैं या कोई मैच आ रहा है, इंटरेस्टिंग मैच आ रहा है, उस टाइम पे आपकी MCB गिर गई, आपको पता है लाइट नहीं गई है लेकिन MCB गिरी है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो जाके MCB उठा देते हैं कि अभी लाइट आ जाएगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना फिर क्या होगा, फिर फ्यूज़ उड़ेगा, फिर आपको किसी इलेक्ट्रीशियन को बुला के सही कराना पड़ेगा। तो थोड़ा वेट करना चाहिए कि अभी जो आपका MCB नीचे गिरा है वो अलार्म दे रहा है आपको, ठीक है, आपको अलर्ट कर रहा है कि अभी करंट बहुत ज़्यादा है, अभी वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, अभी मत चलाइए, ठीक है। तो फ्यूज़ का ये काम होता है आपके लिए। तो करंट हमने समझ लिया, दो तरह की होती है, कौन कौन सी, ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। और जो करंट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं एमीटर, ठीक है, वो बताता है। और वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको वोल्टेज बता देगा, 9 वोल्ट की बैटरी आप लगाए हुए हैं, आपने लगाई है, तो हम ये यूज़ करते हैं। किसी का डाउट है तो वो पूछ सकता है। इसको सर्किट बोलते हैं। हमारे घर में भी ऐसे ही सर्किट है, वायर आए हुए हैं, है ना, वायर में हम अप्लाइंसेस लगाते हैं कोई ना कोई, और उस वायर में आपका AC करंट यूज़, AC वोल्टेज यूज़ हो रहा है। तो इस तरह से वो AC वोल्टेज कहाँ से मिल रहा है आपको, वो पावर हाउस से आ रहे हैं आपके पास पहले ही वायर, तो उसमें आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। 2 वायर हर एक के घर में ऐसे बाहर से आते हैं, एक वायर जिसमें एक को बोलते हैं फेज़ वायर। अब देखो, अब वहाँ चलते हैं हम लोग, वापस समझते हैं, ठीक है। तो ये अप्लाइंसेस हमने समझ लिए। अब
पैरेलल और मेंस, ये देखो यहाँ पे वर्ड वही हमने कहा था ना, तुम्हारी बुक में हर चीज़ हर तरह के वर्ड इस्तेमाल कर लिए गए हैं, पैरेलल और में सीरीज़, ठीक है, ये सारे। देखिए पैरेलल का मतलब क्या होता है, पैरेलल का मतलब क्या होता है किसी को पता है? समझिए क्या होता है, देखो ध्यान से। सपोज़ करिए कि आपके पास दो बल्ब हैं, है ना, आपने ये सर्किट लगाया, ये वायर है, इस वायर में ऐसे बैटरी लगाई आपने, ठीक है, और दो बल्ब हैं आपके पास, तो दोनों बल्ब आप इस सर्किट में कैसे जोड़ सकते हैं? ठीक है, एक बल्ब को आपने ऐसे लगा दिया और दूसरे को उसके बगल में लगा दिया। अब जब करंट यहाँ से निकलेगी, ध्यान से सुनो, अब जब करंट यहाँ से निकलेगी तो ऐसे जाएगी, और जो करंट ए बल्ब में जाएगी वही करंट बी बल्ब में जाएगी, है ना, बोलो, ए में जाएगी बी में जाएगी, ऐसे। अच्छा ये बताओ कि अगर ए वाला फ्यूज़ हो गया, सपोज करो ए वाला बल्ब फ्यूज़ हो गया, तो फिर भी बी जलता रहेगा क्या? क्यों? क्यों? हाँ, अगर ये फ्यूज़ हो गया तो सर्किट ब्रेक हो गया ना, तो करंट आगे जाएगी कैसे? करंट आगे नहीं जाएगी। इसका मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन में, ऐसे कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि एक ही करंट सब में जा रही है। अब एक ही करंट सब में जा रही है तो कोई भी अगर फ्यूज़ हो गया तो सर्किट ब्रेक हो गया, वो करंट रुक जाएगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये नुकसान होता है, ठीक है। दीपावली वगैरह में आपने देखा होगा जो झालर होती है, बनती है ना उसकी बल्ब की, तो उसमें क्या होता है, वो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे होते हैं, एक बल्ब भी फ्यूज़ हुआ तो पूरा सर्किट गया काम से, ख़राब हो गया। तो ये वाला कॉम्बिनेशन हमारे घर में तो यूज़ नहीं होता है, क्योंकि आपके घर में ऐसा होता है क्या कि एक रॉड फ्यूज़ हो गया पूरे घर की लाइट चली गई, ऐसा होता है? नहीं होता है। या पूरे कमरे की लाइट चली गई, ऐसा भी नहीं होता है ना। तो कोई भी अप्लायंस ख़राब हो जाए लेकिन उसकी वजह से दूसरा अप्लायंस चलता रहता है, इसका मतलब कोई और कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है। देखिए दूसरा कॉम्बिनेशन हम दिखाते हैं कि यही दोनों बल्ब को हम दूसरे किस कॉम्बिनेशन से लगा सकते थे। देखिए ध्यान से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने यहाँ से ऐसे डिवाइड किया और दूसरे बल्ब को ऐसे जोड़ दिया, ऐसे लगा दिया। अब देखिए क्या फ़ायदा है इसमें, फ़ायदा ये है कि हम बैटरी लगाते हैं पहले नीचे। फ़ायदा ये है कि हमने यहाँ पे लगाई बैटरी, और अब देखिए करंट निकलेगी जब, ये देखिए करंट ऐसे निकलेगी, ये प्लस है ये माइनस है, तो करंट ऐसे जा रही है इधर से। अब देखिए यहाँ पे करंट के पास दो रास्ते हैं, एक तो ये कि इस वाले बल्ब में जाएगी और एक ये कि इस वाले बल्ब में जाए, तो करंट डिवाइड हो जाएगी। मान लो यहाँ आई करंट जा रही है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगी, I1 इसमें चली जाएगी थोड़ी सी, मान लेते हैं I2 इसमें चली जाएगी, और ये दोनों इस बल्ब से ऐसे ऐसे होते हुए यहाँ फिर से वापस आ जाएंगे, ये भी ऊपर से ऐसे आएंगी और यहाँ आकर फिर से कंबाइन होकर फिर I बन जाएगी, ठीक है। तो ये करंट ऐसे जाएगी, ये पूरा आकर फिर इधर से सर्किल पूरा हो जाएगा। अब ये जो करंट निकली है, मान लेते हैं ये वाला बल्ब फ्यूज़ हो गया, तो ये वाला बल्ब फ्यूज़ हो गया तो क्या नीचे वाला भी फ्यूज़ हो जाएगा? सपोज करो ए फ्यूज़ हो गया तो क्या बी भी नहीं चलेगा? सर्किट ब्रेक हो जाएगा, चलता रहेगा, है ना, क्योंकि ये वाला रास्ता तो है ना पूरा। देखो एक रास्ता तो मिल रहा है और इसको चलने के लिए, तो जब मल्टीपल रास्ते होते हैं तो एक रास्ता बंद हो गया तो बाकी रास्ते तो खुले हैं ना, बोलो। जब आप मल्टीपल रास्ते दे देंगे करंट को जाने के तो वो बाकी रास्तों से चली जाएगी, लेकिन सीरीज में बाकी रास्ते नहीं होते हैं, यहाँ बाकी रास्ते ब्लॉक हैं, एक सिंगल वे है जाने का। जब एक रास्ता देंगे आप तो वो रास्ता अगर ब्लॉक हो गया तो करंट तो रुक जाना है ना। तो ये रीज़न है कि सीरीज में एक ही रास्ता होता है करंट को जाने का, इसलिए वहाँ पे एक अप्लायंस खराब हुआ तो सारे बंद हो जाएंगे, ऑपरेट करना बंद कर देंगे। जबकि क्या होता है यहाँ पे पैरेलल में मल्टीपल रास्ते होते हैं, मल्टीपल वेज होते हैं पहुँचने के, तो इसलिए वो किसी और रास्ते से चले जाएंगे निकल के। इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमारे घर में बेटा कौन सा यूज़ होता है? पैरेलल वाला यूज़ होता है। बोलो, बात समझ में आ रही है? हाँ, तो हमारे घर में पैरेलल वाला यूज़ होता है। और भी इसकी वो होते हैं, मतलब सीरीज़ और पैरेलल में और भी चीज़ें होती हैं। देखें क्या सिमुलेशन रेडी हो गया? हाँ रेडी हो गया, देखते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, टाइम लगेगा सीरीज़ पैरेलल बनाने में। चलिए बाद में कभी देखेंगे उसको, अभी वैसे आपके यहाँ इतना है भी नहीं ज़रूरी, इतनी सारी चीज़ें उसमें, बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं कि जो सीरीज़ है उसमें करंट सेम रहता है, अभी आपको दिखाया था, है ना। और पैरेलल में क्या, करंट डिवाइड हो गया था, दो अगर रास्ते हैं तो दो रास्तों में डिवाइड हो जाएगा, तीन रास्ते हैं तो तीन रास्ते में डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से सीरीज़ में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, वोल्टेज सेम रहता है। तो एक में करंट सेम रहती है, एक में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो ये कुछ चीज़ें और भी होती हैं इसके अलावा भी, तो आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, 9th में आएंगे तो आपको हम पढ़ाएंगे कि इसमें और भी क्या चीज़ें होती हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम जब जो सोल्ड की जाती है, यानी हम खरीदते हैं ना, इंडियन गवर्नमेंट से हम लोग एनर्जी खरीदते हैं, हमारे घर में बिल आता है, ठीक है, अदरवाइज़ हमें इलेक्ट्रिसिटी कहाँ मिलेगी? तो वो किलोवाट आवर में उसको सेल करते हैं। भाई कोई यूनिट होनी चाहिए ना, फिर कैसे खरीदेंगे आप?
तो कमर्शियल यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वो किलोवाट आवर होती है, ठीक है, इसको कमर्शियल यूनिट बोलते हैं। 1 किलोवाट आवर कैसे डिफाइन होता है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो मीटर में आता है लिख के। देखिए 1 किलोवाट आवर कैसे डिफाइंड होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन अ पावर ऑफ 1 किलोवाट इज कंज्यूम्ड फॉर 1 आवर। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई अप्लायंस है, फ्रिज है मान लेते हैं ना, फ्रिज से बताते हैं, मान लेते हैं आपके घर में फ्रिज है, ठीक है, और फ्रिज मान लेते हैं 1 किलोवाट की है। कितने वाट की है? 1 किलोवाट। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? कितने वाट होते हैं? 1000, ठीक है, 1000 वाट होते हैं। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। अगर आपने फ्रिज 1 घंटा यूज़ की, कितने घंटे? 1 घंटे। 1 घंटा मतलब कितने मिनट? 60 मिनट, है ना। कितना सेकेंड? कितने सेकेंड? 60 × 60 सेकेंड। इतने सेकेंड आपने फ्रिज चलाई, और फ्रिज का वो कितना है, मतलब स्ट्रेंथ कितनी है? 1000 वाट की है। कोई एक 1000 वाट की फ्रिज 1 घंटे अगर आपने चलाई तो आपने कितनी पावर कंज्यूम की? वो पावर है आपकी 1 किलोवाट आवर, ठीक है, 1 किलोवाट आवर, ठीक है। 1 किलोवाट आवर इसको बोलेंगे कि 1 किलोवाट का कोई अप्लायंस 1 घंटे तक यूज़ किया आपने, उसको बोलते हैं 1 किलोवाट आवर कंजम्पशन हुआ आपका, ठीक है। पूरा कैलकुलेट करना बताएंगे आपको। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है? जितना आपने 1 किलोवाट आवर में कंज्यूम किया था उसको उस रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब 1 किलो, मान लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी है 6 रुपीज़ पर यूनिट आता है, ठीक है, 6 रुपीज़ पर यूनिट आता है। 1 किलोवाट आवर को ही 1 यूनिट बोला जाता है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या बोलते हैं बेटा? 1 यूनिट। ये अगर मान लेते हैं इतना कंजम्पशन हो गया, 1 किलोवाट आवर की फ्रिज 1 घंटा चलाई आपने, लगातार 1 घंटा यूज़ की, तो कितना यूनिट बनेगा मीटर में? मीटर में कितना यूनिट बनेगा? 1 यूनिट बनेगा, 1 यूनिट, ठीक है। 1 किलोवाट आवर की कोई भी अप्लायंस 1 घंटे चलाएंगे तो 1 यूनिट बनेगा, 2 घंटे चलाएंगे तो 2 यूनिट बनेगा, है ना। 10 घंटे चलाएंगे तो 10 यूनिट बनेगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो वो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एनर्जी कंज्यूम। तो 1 किलोवाट आवर है तो उसको लिख दीजिए 1000, अगर वॉट में लिखना है तो 1000 लिख दीजिए, बाकी आप किलोवाट में है तो किलोवाट आवर में भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने 1 किलोवाट आवर में ही लिखना है आपको। तो 1 किलोवाट की फ्रिज थी और उसको कितनी देर चलाया है आपने? कितनी देर चलाया है 1 किलोवाट की फ्रिज को? 1 घंटा चलाया ना। तो 1 घंटा चलाया तो वो पूरा क्या कहलाएगा? 1 किलोवाट आवर कहलाएगा। तो उसको अब अगर हम पूछें कि बताइए उतनी देर जो आपने चलाया है कितना बिल आया उसका, उतनी देर का बिल कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए रेट से। मान लेते हैं 6 रुपीज़ है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यानी 6 रुपये आपने, आपकी फ्रिज ने 6 रुपये का बिल बना दिया है 1 घंटे का, खाली 1 दिन की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये फ्रिज आपने रोज़ 10 घंटे चलाई, रोज़ 10 घंटे चलाई तो 10 से मल्टीप्लाई करिए, 10 घंटे का बिल कितना बना बेटा? 60 रुपीज़। अरे 10 घंटे का बिल बना ना 60 रुपीज़। अच्छा 10 घंटे 1 महीने तक चलाई तो 1 महीने का बिल कितना बना? 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 महीने में 30 डेज होते हैं। कितना बिल बना 1 महीने का? 1800। इसका मतलब अगर हम 1 किलोवाट आवर की फ्रिज को 1 महीना चलाएं, रोज़ 10 घंटे चलाएं, तो 1 महीने बाद बिल कितना आएगा? 1800 रुपीज़ का बिल आएगा आपके घर में, सिर्फ उस फ्रिज का। ऐसे बाकी और अप्लाइंसेस आप चलाते होंगे, कुछ थोड़ी देर के लिए, कुछ ज़्यादा देर के लिए, है ना, तो वैसे ही बिल आएंगे डिपेंडिंग अपॉन कि वो उनका जो रेटिंग है वो कितना है, वो 1 किलोवाट के हैं या आधे किलोवाट के, यानी 500 वाट के हैं, या 1 से ज़्यादा। एसी हमारे सब 1 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है, 1.5, ठीक है, 2 किलोवाट्स, 2.5 ऐसे होते हैं। तो वो ऐसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं उसको, फिर पहले इसमें निकालेंगे किलोवाट में, किलोवाट आवर में कितना आ रहा है, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितना रेट चल रहा होगा, यानी पावर हाउस वाले जितना रेट उनका इलेक्ट्रिसिटी का, कमर्शियल का या रेजिडेंशियल का अलग अलग होता है, 6 रुपीज़ 7 रुपीज़, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बिल निकल आता है पूरा कि अच्छा इतना बिल हमको देना पड़ेगा। क्लियर है? तो एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर इंटू पावर इंटू टाइम, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें बता देगा कि कितना बिल आ रहा है हमारा। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? मेजर ऑफ द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट पर यूनिट टाइम। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? पावर क्या है? पावर क्या होता है? देखिए पावर से समझिए, पावर का मतलब क्या होता है? पावर का मतलब ये होता है कोई भी अप्लायंस कितने पावर का है। ये चीज़ ऐसे जैसे गाड़ियों में पावर होती है ना, जैसे हम 2 गाड़ियाँ आपको बताएं, जैसे कि बाइक है, बाइक में कोई बाइक का नाम लो, कोई बाइक का नाम लो, जैसे कि तुम जिसको जानते हो, जिन बाइक्स को, कोई बहुत फेमस बाइक्स का नाम लो 2। हाँ, जैसे कि वो होती है स्प्लेंडर, स्प्लेंडर सुना है नाम? स्प्लेंडर है, ठीक है, पल्सर है,
पल्सर है ना, बोलो पल्सर हो गई, और कौन सी, ड्यूक हो गई, है ना, ये सब सुनी है ना, ये सारी नाम ये गाड़ियों के। हाँ। अच्छा, अब अगर तुमसे हम पूछें कि इनमें 1 2 3 करके बताओ सबसे ज़्यादा पावर किसकी, उसके बाद तो बताओ किसकी, बताओ सबसे ज़्यादा पावर किसकी, सेकंड नंबर पे कौन, थर्ड नंबर पे कौन, पावरफुल कहते हैं ना, बहुत पावरफुल बाइक है। सबसे लास्ट में, तो ये पता है स्प्लेंडर लास्ट में होगी। हाँ, सबसे ज़्यादा पावरफुल ये हो गई ड्यूक, सेकंड नंबर पे पल्सर आ गई, थर्ड नंबर पे स्प्लेंडर आ गई। तो हम पावरफुल वर्ड सुनते तो हैं, मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि जो एनर्जी को जितना तेज़ी से कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, उसको बोलते हैं वो उतना पावरफुल है। एनर्जी को जो जितना तेज़ से कन्वर्ट कर दे उसको बोलेंगे उतना पावरफुल है। जैसे कि मान लीजिए 2 लोग हैं, 1 2, दोनों को हमने क्या किया, 1 लीटर मिल्क पिलाया। सब लोग ध्यान से सुने, पावर बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझा रहे हैं क्या होता है। दोनों को हमने 1 लीटर दूध पिलाया, ठीक है। अब ये दोनों से कहा, दोनों को रनिंग कराई, ठीक है, रनिंग कराई तो ये जो 1 है ये रनिंग से सपोज करो 5 किलोमीटर दौड़ गए और ये 4 किलोमीटर दौड़े सेकंड नंबर वाले, तो बताओ कौन ज़्यादा पावरफुल है, 1। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर मिल्क को किस में कन्वर्ट किया इन्होंने, स्ट्रेंथ में ना। एक लीटर मिल्क से उनको स्ट्रेंथ मिली और उस स्ट्रेंथ से उन्होंने 5 किलोमीटर की रनिंग करी, यानी उसको कन्वर्ट किया एनर्जी को। तो इसने एनर्जी को ज़्यादा जल्दी कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, सपोज करो, ऐसे भी समझो, और अच्छे से भी कन्वर्ट किया है। ऐसा भी हो सकता था कि सपोज करो दोनों 5 किलोमीटर दौड़ जाते, ये भी दौड़ते और ये भी दौड़ते, लेकिन ये 5 किलोमीटर दौड़ गए 1 घंटे के अंदर, ये भाई साहब 5 किलोमीटर दौड़ के गए हैं 2 घंटे के अंदर। अच्छा, अब अगर अंदर वाले हम खत्म करते हैं तो बताओ कौन पावरफुल है, फर्स्ट ही पावरफुल है। तो क्यों, क्योंकि ये इन्होंने एनर्जी का कन्वर्जन किया 1 घंटे में, इन्होंने उसी एनर्जी का कन्वर्जन 2 घंटे ले लिए। तो जो एनर्जी का कन्वर्जन जल्दी करेगा वो ज़्यादा पावरफुल कहलाएगा, जितना ज़्यादा करेगा जितनी जल्दी करेगा। पावरफुल एंड एफिशिएंट 2 वर्ड बोले जाते हैं। एफिशिएंट यानी सारा एनर्जी का कन्वर्जन जितना आप चाहते थे उतना कर दिया, यानी अगर आप चाहते थे 1 लीटर में 5 किलोमीटर दौड़ें तो ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। दूसरे ने मान लेते हैं 4 किलोमीटर दौड़ा वो और टाइम 1 घंटा ही लिया, तो वो एफिशिएंट नहीं कहलाएगा उतना। तो पावरफुल मतलब एनर्जी का कन्वर्जन जो जल्दी करे। जैसे कि 2 गाड़ियां हैं, 2 गाड़ियां आपने स्टार्ट की, है ना, जैसे भीड़ में होता है ना, स्प्लेंडर है, पल्सर है, आपने स्टार्ट की, स्टार्ट करके तेज़ी से आगे कौन बढ़ेगी सबसे पहले, स्प्लेंडर या पल्सर? सबसे तेज़ी से आगे। पिकअप किसका ज़्यादा होता है, कहते हैं ना पिकअप ले लिया, बहुत तेज़ी से आगे भागी, कौन भागती है, पल्सर, ठीक है। स्प्लेंडर बहुत धीरे भागती है, ठीक है, स्कूटी हो गई वो भी। तो जो पिकअप होता है ना, गाड़ी को स्टार्ट करते ही कितना तेज़ी से आगे जो मोमेंटम है उसका बनता है चलने का, वो भी ये डिफाइन करता है कि पावरफुल कितनी है। यानी एनर्जी कन्वर्ट, इधर आपने स्टार्ट किया, उधर उसने फ्यूल को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, जो पेट्रोल उसके अंदर पड़ा हुआ है, तेज़ी से उसने कन्वर्जन स्टार्ट कर दिया उसके इंजन ने। ये काम कौन करता है, इंजन। तो इंजन पावरफुल होता है, इसमें ज़्यादा पावरफुल इंजन लगा होगा इसके कंपैरिजन में, इसीलिए वो भीड़ में कभी गाड़ी बंद होती है ना, तो तुरंत वो लोग गाड़ी जैसे ही स्टार्ट करते हैं तुरंत गाड़ी आगे चली जाती है, उसको गाड़ी को मोमेंटम पहले से बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। वहीं पे स्प्लेंडर होगी या और कोई बेचारी गाड़ी होगी, वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, आप पहले गियर में दूसरे गियर में आप धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो ये पावरफुल का मतलब क्या है, पावरफुल का मतलब जो एनर्जी का कन्वर्जन जल्दी करे वो ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है, ऐसे समझिएगा, याद रखना। इलेक्ट्रिक पावर होती क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जूल पर सेकेंड, यानी P इज इक्वल टू होता है W/T। W मतलब वर्क, जो जल्दी वर्क कर रहा है। देखो T लिखा है ना, T जिसका जितना कम होगा उसका W यानी पावर उतना ज़्यादा होगा, है ना। T और ये इन्वर्सली रिलेटेड है। अगर टाइम कम ले रहा है, कोई काम करने में टाइम कम ले रहा है, इसका मतलब उसका पावर ज़्यादा है। क्लियर बात है, हम बोलते हैं बहुत पावरफुल है। पावरफुल का मतलब ही यही है, जो कम टाइम में ज़्यादा काम करे वो पावरफुल है। तो वो गाड़ी भी पावरफुल होती है जिसका इंजन कम टाइम में ज़्यादा काम करता है, यानी जल्दी से उसको कन्वर्ट कर देगा, बहुत तेज़ी से गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, बहुत तेज़ी से ज़्यादा स्पीड ले ले, तो उसको बोलते हैं पावरफुल। तो पावर की यूनिट भी ऐसे ही डिफाइन होती है, P इज इक्वल टू W/T, यानी W होता है जूल में, काम होता है जूल में, और ये होता है सेकंड। तो जूल पर सेकंड इसकी यूनिट होती है, ठीक है। कितना जूल काम कितने सेकंड में किया जा रहा है, ये पावर बताएगा उस अप्लाइंसेस की, ठीक है। तो इस तरह से अप्लाइंसेस अलग अलग पावर के होते हैं हमारे घरों में, ठीक है। एक पावर का फॉर्मूला ये भी होता है P इज इक्वल टू VI, ठीक है। ये कहाँ से आया है, P इज इक्वल टू VI कहाँ से आ गया, ठीक है। P इज इक्वल टू VI आया, देखिए ध्यान से, हमने आपको बताया था P इज इक्वल टू VI कहाँ से आया। देखिए P पावर का फॉर्मूला क्या था, W/T था, है ना। आपको पता है करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू Q/T होता है। और एक और फॉर्मूला आपको बताया था हमने, क्या,
V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। बोलो ये दोनों याद है, ये दोनों फॉर्मूले, आई यानी करंट निकालने का फॉर्मूला, और ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये देखा था हमने पीछे। तो W अपॉन क्यू पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहीं से आएगा। जब आप W की जगह पे V इंटू क्यू रखेंगे, देखो यहाँ से W की जगह पे हम V इंटू क्यू रखते हैं। अब देखिए ध्यान से, अगर हम Q की जगह पे क्या रख दें, I इंटू टी रख दें, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे Q की जगह I इंटू टी रख दीजिए, नीचे T रखा है पहले से, तो V इंटू यहाँ हो गया I इंटू टी, और यहाँ भी T है, तो T T कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया देखो ध्यान से, V I। तो यहाँ से आया ये, कुछ भी नहीं है, आपने पहले से जो फॉर्मूला आप जानते थे उसी में यहाँ पे रीअरेंज करके टर्म्स की वैल्यू रख दी और एक नया फॉर्मूला बन गया। तो ये सब कहाँ यूज़ होगा, ये यूज़ होगा जब न्यूमेरिकल आते हैं वैसे, कि आपको V की वैल्यू दी है, I की दी है, आपसे पावर पूछ रहा है, यानी दो अप्लायंसेस का पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दे दिया, वो बता रहा है बताओ इस अप्लायंस की पावर कितनी होगी, ये इतना करंट इतना पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर कर रहा है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्टेज को ही पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, या पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज एक ही चीज़ है। कोई भी अप्लायंस को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, कि वो ऑपरेट हो ठीक से, उसको जितना वोल्टेज चाहिए होता है वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। जैसे अप्लायंस इंडिया में जनरली 220 वोल्ट या 240 वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं, इतना प्रेशर इतना पोटेंशियल डिफरेंस हर अप्लायंस को चाहिए होता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस करंट भी चाहिए होती है अलग से, कि कोई किसी को 2 एम्पियर करंट चाहिए, किसी को 1 एम्पियर करंट चाहिए होती है। ठीक है, उस पर लिखा होता है, अप्लायंस के ऊपर लिखा होता है कि इतना वोल्ट वोल्टेज चाहिए और इतना इसको करंट चाहिए। तो वो अगर आप इन दोनों को, जैसे मान लेते हैं 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है और 2 एम्पियर की करंट चाहिए, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो उसका पावर पता चल जाएगा। आप अपने घर में जाके देखना, अगर ये दोनों चीज़ें रेटिंग उस पर लिखी होती हैं तो उसको मल्टीप्लाई करने से पावर आ जाती है। तो आप ऐसे पावर पता कर सकते हैं। तो ये पावर को निकालने का एक और तरीका है, एक तरीका ये है निकालने का और एक तरीका ये है। तो ये ज़्यादा अच्छा मेथड है अप्लायंसेस की पावर निकालने का। क्लियर है, आगे चलते हैं। देखिए, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट है, P इलेक्ट्रिक पावर है, कितना पावरफुल है। अच्छा, तो अब तुमसे कोई पूछता है कि कोई भी अप्लायंस कितना पावरफुल है, इसका क्या मतलब है, तो कौन बच्चा बताएगा किसी भी अप्लायंस के पावरफुल होने का मतलब क्या है, बताइए। हाँ, अरे जल्दी बताओ, पावरफुल होने का मतलब ये, हाँ, एनर्जी को बोलेंगे, एनर्जी को, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कितनी जल्दी कन्वर्ट कर सकता है, ट्रांसफर नहीं कन्वर्ट करेगा, उसके अंदर जो इंजन लगा होगा, जो भी मशीन लगी होगी, वो कितना जल्दी कन्वर्ट कर रहा है ना, कितना जल्दी वो कन्वर्ट कर रहा हो, कितना एफिशिएंटली कन्वर्ट कर रहा है, ये क्या है, पावर होगी किसी भी अप्लायंस की। SI यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जूल है। ठीक है, पावर की वॉट होती है, बता चुके हैं। ठीक है, 1 किलोवाट आवर होता क्या है, 1 किलोवाट आवर को अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो ये होता है, ध्यान से देखो, 1 किलोवाट आवर, देखो 1 किलोवाट आवर, इसको जब आप जूल में कन्वर्ट करते हैं तो किलोवाट को आपको वॉट में बदलना पड़ता है। SI यूनिट वॉट होती है, किलोवाट नहीं होती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पावर की SI यूनिट वॉट होती है, लेकिन कैलकुलेशन जो होता है किसका, बिल को कैलकुलेट करने के लिए हमको किलोवाट आवर में जाना पड़ता है। तो आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है कि अगर हम किलोवाट आवर से जूल में जाएं तो कितना कन्वर्ट करते हैं, तो कितनी वैल्यू आती है। तो किलोवाट को वॉट में कन्वर्ट करते हैं तो आता है 1000 वॉट, है ना। और आवर को अगर हम SI यूनिट में जाएं, आवर की SI यूनिट क्या होगी, यानी टाइम की SI यूनिट क्या होती है, बताओ, सेकेंड। हाँ, तो आर को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 इंटू 60 करना पड़ेगा, ये हो गया सेकेंड। तो अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 6 36 और कितने जीरो आएंगे आगे, 5, है ना। देखो 5 है ना, 3 यहाँ पे और 2 ये, और यहाँ बचेगा वॉट इंटू सेकेंड। वॉट इंटू सेकेंड को जूल लिखा जाता है, यानी जूल लिख सकते हैं, या जूल की जगह पे आप वॉट इंटू सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो उसी जगह पे हमने जूल लिख दिया, और इसको थोड़ा सा सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखने के लिए आप ऐसे पॉइंट्स में लिखते हैं। 3.6 इंटू कितने जीरो हो गए, पहले 5 जीरो थे, अब आपने पॉइंट भी लगा दिया तो 1 जीरो और मिल गया, तो हो गए कितने, 6। तो ये होता है 1 किलोवाट आवर, ये वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू अगर आप जूल में लिखना चाहते हैं तो ऐसे आती है ये पूरा कैलकुलेशन। ठीक है, तो याद रखना, ये डायरेक्टली भी क्वेश्चन आता है कंपटीशन में। और आज हमने वो आपको NST/SC का पूरा प्रोसीजर बताया। देखा वीडियो तुम लोगों ने, अभी नहीं देखा है तो अभी देखना, जब ये सारे आपके क्लासेस हो जाएंगी उसके बाद देखना, उस पर पूरा प्रोसीजर बताया, और हर बच्चा उस फॉर्म को ज़रूर फिल करे। अभी 30 जनवरी को होगा, आपके सिलेबस से ही आएगा जो कुछ आएगा, तब तक आप काफ़ी कुछ पढ़ चुके होंगे ना यहाँ पे क्रैश कोर्स में। तो आप 30 जनवरी को अपने आप का टेस्ट भी कर सकते हैं, वहाँ पे असेसमेंट कर सकते हैं, देखो हमें कितना आता है। अभी वो हर क्लास का बच्चा दे सकता है, 8th का है तो 8th का ही पेपर आएगा आपके पास, 9th का बच्चा भी दे सकता है, 7th का भी दे सकता है। तो मेक श्योर कि आप लोग, फीस भी ज़्यादा नहीं है, 300 समथिंग फीस है उसकी,
और सब लोग फिल करें उसको, ठीक है। ऑनलाइन ही होगा, घर बैठ कर ही आपको देना है। देखिए, अच्छा ये क्वेश्चन कर सकते हो क्या? देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है एज्यूमिंग द इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन पर डे टू बी 12 किलोवाट आवर, पर डे का 12 किलोवाट आवर है और रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 6.25 पर यूनिट है। फाइंड हाउ मच मनी इज टू बी पेड इन अ मंथ ऑफ 30 डेज। ये क्वेश्चन सभी बच्चे हमें करके भेजेंगे व्हाट्सएप पर, आप मुझे मैसेज करेंगे, अभी मत बताइए, अभी मत बताइए, सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर ये क्वेश्चन होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपको मुझे करके भेजना है पर्सनली, हर बच्चे को, ठीक है। मैसेज करना है कि आप फोटो लेकर उसका सॉल्व करके, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग इसका, ये होमवर्क है सबके लिए। देखते हैं कैसे करते हैं आप लोग, ले लिया, ठीक है, चलिए।